नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ आप देखने वाले हैं आगे का एजेंडा, लेकिन पहले अभी की बड़ी खबरों पर तेज रफ्तार में एक नजर डाल लीजिए। यूक्रेन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। कीव में करीब 7 घंटे तक रुकेंगे पीएम। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होगी मुलाकात। कीव में पीएम मोदी के इंतजार में जुटने लगे भारतीय। मोदी की झलक पाने के लिए उत्सुक लोग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस बड़े हमले नहीं करेगा। यूक्रेन में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कीव में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवान तैनात। अलर्ट पर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान। की पहुंचाए बीपी न्यूज। भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत। व्यापारी बोले, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब मुझे मिलेगा काफी फायदा। अब शक की नजर से नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने की स्थानीय मुद्दों पर बातचीत। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर पड़ा असर। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा। कहा, युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की मदद से रुक सकता है युद्ध। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टिमोशेंको का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए है एक महान व्यक्ति। उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का शांति संदेश। कहा, शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। पोलैंड यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी पोलैंड यात्रा रही बेहद खास। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर रखा कदम। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज भी जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स करेंगे प्रोटेस्ट। विरोध प्रदर्शन का आज 15वां दिन। 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय प्रवासियों को दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। दौरे के दौरान सैन्य रणनीतिक सहयोग पर होगी खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में आज हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हर जिले के सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 31 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ समेत दर्जनों जिलों में बड़ी संख्या में पहुंचे कैंडिडेट्स। पेपर लीक के चलते फरवरी में रद्द की गई थी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए हैं विशेष इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है नजर। निगरानी के लिए कमांड सेंटर भी बनाए गए। कानपुर में वीएचपी और बीजेपी का मार्च। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इंसाफ की उठाई मांग। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। पिछले 7 दिनों में सीबीआई कर चुकी है 88 घंटों से ज्यादा पूछताछ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिली। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। सीजेआई ने की थी काम पर लौटने की अपील। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के बदलापुर में जगह जगह लगे मराठी भाषा में पोस्टर। पोस्टर के जरिए बदलापुर में हुई घटना का जताया विरोध। लिखा, बदलापुर में ओछी राजनीति नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी मामले पर आज शिंदे सरकार को घेरेगी कांग्रेस। राज्य भर में कांग्रेस की महिला नेता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदलापुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार। पूछा, समय पर क्यों नहीं दर्ज किया बयान। मामले का अदालत ने स्वतः लिया था संज्ञान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई खौफनाक वारदात। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हुई हत्या। खेत से बरामद हुआ था बच्ची का शव। बदलापुर के बाद कोल्हापुर में बच्ची से दरिंदगी। सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में किया विरोध प्रदर्शन। सीएम शिंदे के बयान पर बोले उद्धव ठाकरे, बदलापुर प्रदर्शन के पीछे राजनीति देखने वाले या तो असामान्य या फिर दोषियों के संरक्षक। कहा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एमवीए ने बुलाया है बंद।
उद्धव ठाकरे पर शिंदे की पार्टी के नेताओं का पलटवार। संजय सिरसाठ ने कहा, सीएम होने पर उद्धव वही करते जो शिंदे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुलाया बंद। जेपीसी बैठक में विपक्षी दलों ने की बिल को रिजेक्ट करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी का दावा, वक्फ बिल बदलेगा, अगर आज ना बदला तो दूसरी गवर्नमेंट बदलेगी। भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बदल देगी बिल। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन AIMPLB के अध्यक्ष ने कहा, सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ, सरकार मुसलमान की सलाह से कानून बनाए तो हम देंगे साथ। AIMPLB के दावे पर कांग्रेस के नेता राजेश राठौड़ ने कहा, अगर चिराग, नीतीश और नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ है तो बोलते क्यों नहीं, सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते। केंद्र सरकार के खिलाफ JMM ने पूरे झारखंड में खोला मोर्चा। राज्य भर में आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सभी जगह निकाला जाएगा मार्च। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा निकालेगा आक्रोश रैली, लगाए वादा खिलाफी, करप्शन सहित कई आरोप। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पहली सालगिरह, आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्पेस डे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 3 बजे कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी 10 सीट के उम्मीदवार। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। कांग्रेस के साथ साझा समझौते के तहत NC उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होगी जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर PDP आज जारी कर सकती है घोषणा पत्र। आज ही उम्मीदवारों की सूची जारी होने की उम्मीद। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा, जो भी गठबंधन हो रहा है हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता को मिले सम्मान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। टिकट बंटवारे पर हो रहा है मंथन। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीट पर लड़ेगी चुनाव। दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। पूर्व सीएम हुड्डा पर लगाया डराने का आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का किया ऐलान। चंद्रपुर और राजूरा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित किए गए उम्मीदवार। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिनों का छत्तीसगढ़ का दौरा। राज्यों को नक्सल आतंक से मुक्त कराने की रणनीति, नक्सल विरोधी अभियान को लेकर करेंगे कई बैठकें। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया था नोटिस। ईडी वाले केस में केजरीवाल को मिल चुकी है अंतरिम जमानत। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते पहाड़ से आया मलबा। 4 नेपाली मूल के लोग मलबे में दबे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने देर रात चलाया रेस्क्यू अभियान। बिहार के भागलपुर में बांध टूटने से बिगड़े हालात। सरकार ने बांध बनाने में 44 करोड़ और बचाने में 15 करोड़ किए खर्च, फिर भी टूटा बांध। त्रिपुरा में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है। अब तक 12 लोगों की हुई मौत, 2 लोग लापता। 65,000 लोगों ने 450 राहत शिविरों में शरण ली। दिल्ली के शाहबाद इलाके से 4 साल की बच्ची के अपहरण और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपी के घर में लगाई आग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में यूट्यूबर ने नोट फेंकते हुए बनाया वीडियो। स्टंटबाजी के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। शिमला के पास पब्बर नदी में गिरी कार में सवार पति पत्नी की मौत। मैसूर के फ्रेंड्स गेट होटल के पास मिली 9 जिलेटिन छड़ें। एक देसी बम भी मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने प्लास्टिक बैग से बरामद किया गोला बारूद। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकारी। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में दिया जोरदार भाषण। अपनी मां श्यामला गोपालन हैरिस को भी किया याद। कहा, 19 साल की उम्र में मां भारत से आई थी अमेरिका।
आगे का एजेंडा शुरू करते हैं और अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहां इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया। फार्म हाउस की छत गिर गई, 6 मजदूरों की जान चली गई है। आपको बता दें कि चोरल के गौलीपुरा में बन रहा था फार्म हाउस, वहां पर यह दुर्घटना हो गई है। 6 लोगों की इसमें जान चली गई है। मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। एक फार्म हाउस की छत गिर गई, 6 मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा हुआ है मध्य प्रदेश में। फार्म हाउस की छत गिरने की वजह से 6 मजदूरों की जान चली गई है। चोरल के गवली में यह फार्म हाउस बन रहा था और उसी दौरान बताया जाता है कि हादसा हुआ है, छत गिर गई। इस वक्त हमारे संवाददाता फिरोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। फिरोज, क्या और पता चल पा रहा है? पूरी जानकारी पहुंचाइए दर्शकों तक। जी अखिलेश, ये बताना मैं चाहूंगा कि जो इंदौर से सटा एक महू क्षेत्र है, जहाँ पे ग्वालू करके गांव है, जहाँ पे एक फार्म हाउस बनता था, वहाँ पे निर्माणाधीन था। यहाँ पे कुछ जो मजदूर जो काम करने वाले थे, यहाँ पे अचानक जो निर्माणाधीन अपने ढांचा था उसको पूरा गिरता है। तो जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं वो वहीं पर दब जाते हैं। लगभग अभी तक के यहाँ पे कम से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि होना बताया जा रहा है। सूचना जो आ रही है अभी जहाँ पर हमने डीएसपी उमाकांत चौधरी वहाँ पे जो मौके पर पहुंचे, अभी हमने उनसे बात की है, तो उनका यही कहना है कि अभी तक हमने केवल एक मजदूर को निकाल लिया गया है और अभी जो है वहाँ पे बचाव कार्य चालू है, जेसीबी वगैरह लगाए। ठीक है, शुक्रिया फिरोज इस जानकारी के लिए। आपका नजर बनाकर रखिए खबर पर। बहुत ही दुखद हादसा, 6 लोगों की जान चली गई। उधर कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई और सबसे बड़ी अदालत ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। इसी बीच आरोपी संजय रॉय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई ताबड़तोड़ सवाल कर रही है। इन सब के बीच अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज पर 9 अगस्त की पूरी टाइमलाइन। पुलिस को 40 मिनट देरी से पहला कॉल गया। वारदात पता चलने के 40 मिनट के बाद जानकारी दी गई। सुबह 9:30 बजे अस्पताल को वारदात का पता चला। सुबह 10:10 पर पुलिस को जानकारी दी गई है। और वारदात वाले दिन क्या हुआ था, पूरी जानकारी विस्तार से आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। 9 अगस्त की पूरी टाइमलाइन 9:30 बजे साथी डॉक्टर ने सेमिनार हॉल में पीड़िता को अचेत अवस्था में देखा। ये सुबह 9:30 बजे की बात है। 10:10 पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी, यानी लगभग 40 मिनट का वक्त इस बीच में गुजर गया। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी और 10:30 बजे यानी इसके 20 मिनट के बाद, जानकारी देने के 20 मिनट के बाद पुलिसकर्मी हॉस्पिटल पहुंचे। तो 9 अगस्त की पूरी टाइमलाइन 10:52 का वक्त जब अस्पताल ने परिवार को इस बारे में जानकारी दी, तो परिवार को जानकारी देने में बहुत ज्यादा वक्त लगा और सुबह 11 बजे पुलिस के जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और 12:25 का वक्त बताया जाता है जब पुलिस का साइंटिफिक विभाग मौके पर पहुंचा तमाम सबूत जमा करने के लिए। और 12:44 यानी लगभग 12:45 बजे के आसपास की बात है जब डॉक्टर्स ने पीड़िता को मृत घोषित किया। और 1 बजे एफएसएल की टीम और पीड़ित परिवार अस्पताल पहुंचे। एफएसएल की टीम भी 1 बजे पहुंची, परिवार के लोग भी तब पहुंचे। शाम 6:10 का वक्त जब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया। तो पूरी टाइमलाइन आपके सामने है। और रात में 11:15 बजे लेडी डॉक्टर के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। तो आप सोच रहे हैं, सुबह से लेकर रात के लगभग 12 बजे का वक्त, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी मनोज वर्मा से और रविकांत भी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मनोज, ये जो टाइमलाइन सामने आ रही है, इसमें एक चीज जो मोटे तौर पर दिख रही है कि वक्त बहुत ज्यादा लगा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में। सुबह की घटना 9:30 बताया जाता है जब इसे अचेत अवस्था में देखा गया पीड़िता को, और रात में 12:15 बजे जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए अखिलेश, सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही पुलिस को वक्त नहीं लगा, बल्कि पुलिस वहां पर भी लेट से पहुंची। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की टीम थी कोलकाता पुलिस की, वो भी काफ़ी देर से वहां पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े सवाल जो हैं वो कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर यहाँ खड़े होते हैं। और यही वजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी और यही पूछा था कि आखिरकार इतना वक्त एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगा, क्योंकि जब ये साफ हो चुका था कि कत्ल किया गया है। क्योंकि शुरुआत में जब पहली जानकारी डॉक्टर ने पुलिस को दी थी, तब ये बताया था कि अचेत अवस्था में जो महिला डॉक्टर है
वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब जांच की गई तब ये साफ हो गया था कि उनकी मौत हो चुकी है और ये कत्ल का मामला है। तो एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता पुलिस ने इतना समय क्यों लगाया? यही वजह है कि जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं उससे लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और 7 दिन में करीब 88 घंटे से ज्यादा की पूछताछ संदीप घोष से हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को ऐसा लगता है कि संदीप घोष कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। यही वजह है कि कल सीबीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और संदीप घोष के अलावा 4 और जो डॉक्टर्स जो पीड़िता के साथ उस रात मौजूद थे, जिन्होंने डिनर किया था, उनके पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की और पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत जो है वो सीबीआई को मिल भी गई है। अब ये देखना होगा कि क्या आज वो पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर आज फिर से संदीप घोष को एक बार और पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम बुलाने वाली है। ठीक है मनोज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। तो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। सियालदह कोर्ट से मिली है पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी। 4 जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनका भी ये पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये वो डॉक्टर हैं जो आखिरी वक्त में पीड़िता के साथ थे, उसके साथ बताया जाता है इन्होंने डिनर भी किया था, इनकी बातचीत हुई थी। तो इनकी कई बातों के आधार पर बहुत कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मंजूरी है और 4 ये जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं रविकांत के पास। रविकांत, लगातार इस खबर से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। एक तो ये पहले बताइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी और उससे क्या मदद मिल सकती है जांच एजेंसी को? देखिए, अभी तक जो बयान दिए हैं संदीप घोष ने और संजय रॉय ने, उनको लगातार जो सीबीआई की टीम है उसके गले नहीं उतर रहे हैं उनके बयान, क्योंकि वो बयान बाकी जो अन्य साक्ष्य हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना ज़रूरी है कि जो बातें उन्होंने कही हैं या लगातार कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। इन लोगों के बयान भी एक ही मुद्दे पर, एक ही प्रश्न पर अलग अलग समय पर अलग अलग आए हैं। इसलिए भी ये सीबीआई को शक हो रहा है कि कोई एक बड़ा राज है जो कम से कम संदीप घोष छुपा रहे हैं। तो इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसमें जब फिर से वही सारे प्रश्न दोहराए जाएंगे तब इनकी जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो दर्ज किए जाएंगे अलग अलग मशीनों पर। इनका जब ये कोई बात जवाब दे रहे होंगे तो इनका हार्ट रेट उस समय चेक किया जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाएगा, बॉडी सिस्टम चेक किए जाएंगे, हर जो पैरामीटर है वो चेक किया जाएगा। लगातार ये मशीनों पे होंगे। इससे ये पता लगेगा कि बात करते समय कहीं इनकी हार्ट बीट ज़्यादा तो नहीं हो गई है, वहाँ पर ये झूठ बोल रहे हैं ऐसा माना जा सकता है। बीपी अगर बढ़ गया है तो ये माना जा सकता है कि उसको कुछ इससे सुराग मिल सकते हैं। कोर्ट में दरअसल ये एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो जांच बढ़ रही है उसके तहकीकात में थोड़ी मदद इससे मिल सकती है जांच एजेंसी को। कोलकाता केस में संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने अब तक 88 घंटे पूछताछ की है। कल संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ हो गई। आज भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ संभव है। मनोज वर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। मनोज, जिस तरीके से संदीप से पूछताछ हो रही है, इतनी लंबी पूछताछ, मैराथन पूछताछ, इससे यही लग रहा है कि इस मामले का ये कहीं किंगपिन तो नहीं है, अहम किरदार तो नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और सीबीआई को कहीं ना कहीं यही लगता है, जो हमारी सूत्रों से बातचीत हुई है, कि संदीप घोष इस मामले में कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं और इसी वजह से लगातार संदीप घोष को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत भी सीबीआई को इसलिए पड़ रही है कि सीबीआई ये जानना चाहती है कि ऐसे कौन से राज हैं जो संदीप घोष सीबीआई को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके लगातार दिए गए बयानों में बार बार विरोधाभास पाया जा रहा है। यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जिसकी भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है उसकी भी कंसर्न यानी कि उसकी भी मर्जी जरूरी होती है। तो यानी कि संदीप घोष ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। इसके अलावा जो 4 डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी है। तो अब ये देखना होगा कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट आज ही शुरू होता है या फिर ये बाद में शुरू होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट हालांकि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए कोई सबूत मिलते हैं या फिर कोई और अधिक जानकारी मिलती है केस को सुलझाने में, तब ये कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। तो अब यही देखना होगा कि सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कब करती है या और जो 4 डॉक्टर्स हैं उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कब होगा, क्योंकि संदीप घोष से जिस तरीके से लगातार मैराथन पूछताछ हो रही है तो सीबीआई को यही शक है कि संदीप घोष कोई बहुत बड़ा राज है जो सीबीआई से छिपा रहे हैं। बिल्कुल, वो राज क्या है, यही तो बड़ा सवाल है। कोलकाता कांड के बाद अब ममता बनर्जी की मोदी को चिट्ठी की सूचना है। देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। रेप के खिलाफ सख्त कानून बने, ये कहना ममता बनर्जी का। देश में हर दिन करीब 90 बलात्कार की घटनाएं।
ये कहते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं। रविकांत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और रविकांत, देखिए, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते इतनी बड़ी घटना वहां पर घट जाती है, पुलिस प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है, और अब ममता बनर्जी इस तरीके से चिट्ठी लिख रही है प्रधानमंत्री को। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट ना माना जाए? अखिलेश, ये लगातार जो ममता बनर्जी बैकफुट पर जा रही थी पॉलिटिकली, तो अब वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे राजनीतिक रूप से वो सही साबित हो सके, जो उनका मैसेज है जनता में वो सही जा सके। क्योंकि इस आरजीकर मामले में ममता बनर्जी के सिस्टम की लापरवाही जग जाहिर है। हर लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी ने किन किन जगहों पर लापरवाही की है। खास बात यह है कि खुद ममता बनर्जी पुलिस मंत्री हैं, खुद ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और दोनों ही स्तरों पर घोर लापरवाही हुई है। ऐसे में सीधा जो आरोप है, एक तरीके से वो प्रशासनिक रूप से फेल्योर का आरोप वो ममता बनर्जी के ऊपर सीधे आ रहा है, क्योंकि दो मामलों की मंत्री भी वो हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तमाम रैलियां कर चुकी है, 5 दिन का कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेकर के एक प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए जरूरी हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे उनका मैसेजिंग ठीक हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये मैसेजिंग का मामला है। प्रधानमंत्री से बचने की उनकी कोशिश नजर आ रही है, इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट। शुक्रिया रविकांत आपका, और मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी धन्यवाद। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। और अब अगली खबर, आज से 31 अगस्त तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। भर्ती परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट का एग्जाम दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। पुलिस के अलावा कई एजेंसियां एग्जाम सेंटर्स के आसपास अलर्ट हैं। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है, और इसके लिए 48 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं। और जिस तरीके की गड़बड़ियां पिछली बार हुई थी, उसके मद्देनजर इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर लखनऊ से लेकर अयोध्या, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, जौनपुर, महराजगंज और प्रयागराज। महराजगंज से लेकर प्रयागराज तक में किस तरह की स्थिति है, किस तरह से प्रशासन वहां पर चाक चौबंद है, वो आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था जब, उस दौरान की तस्वीर है। अब परीक्षा शुरू हो चुकी है, और कोशिश यही की जा रही है कि इस बार किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, और इसके लिए पुलिस के अलावा और भी कुछ एजेंसियों की मदद ली गई है। हमारे साथ वीरेश पांडे, हमारे सहयोगी, इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश, क्या अपडेट है? किस तरीके से परीक्षा चल रही है? क्या इस पर चाक चौबंद है एजेंसियां? देखिए, सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा के केंद्र हैं और परीक्षा के केंद्र हैं वो लखनऊ में हैं, और सुरक्षा की व्यवस्था आपको दिखा रहा हूं, यहाँ की सारी व्यवस्था दिखा रहा हूं। ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, अपनी तरह का अलग यूनिवर्सिटी है, और लगभग 50% छात्रों को यहाँ दिव्यांग जन के कोटे दिए जाते हैं, और विशेष तैयारी यहाँ की गई है। बहुत सारे जो उनके घर वाले हैं परीक्षार्थियों के, वो साथ में हैं, परीक्षार्थी हमारे साथ में हैं, यहाँ आए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं, और काफ़ी मेहनत मशक्कत करके लड़कियां भी हैं। आप जो आई हैं, जिस तरीके से तैयारी है इस बार परीक्षा में, आपको कितनी उम्मीद है और किस तरह से ये तैयारी अलग दिख रही है? सर, तैयारी तो ठीक है, बट बहुत अच्छा है तैयारी। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बड़ा सवाल है कि रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, आपको क्या उम्मीद है? सर, रिजल्ट आएगा तभी तो सब जानेंगे कि हाँ क्या उम्मीद है, क्या करना चाहते हैं सब लोग, तभी तो पता चलेगा। हाँ। लोग क्या कर रहे थे, पेपर दिए तो जो हुआ था। हाँ। मतलब आपको क्या लग रहा है जो इस बार की व्यवस्था है वो बहुत अलग है? हाँ जी, अगले वो पिछली साल वो वर्ष हुए थे 17-18 जो एग्जाम हुए थे, उससे अच्छी भली बात परीक्षा होने के आसार हैं। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, और हर जगह कड़ी व्यवस्था मिली है, और पुलिस प्रशासन भी साथ में है। और पिछली जो 17-18 से इस वर्ष इस जो 6 महीने बाद एग्जाम हुआ है, उसमें अच्छी सी परीक्षा होने की उम्मीद है। परीक्षा की उम्मीद है आपको भैया? परीक्षा की उम्मीद सही है। इस बार तो लग रहा है एकदम परिंदा भी पर न मार पाएगा। नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। पुलिस प्रशासन भी अच्छा काम कर रही है, और सब तरीके से अच्छी तरह परीक्षा हो रही है। परीक्षा देख, एक बार अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं कि जो केंद्र के बाहर की ये व्यवस्था है,
दूर दराज से आए हुए ये सारे बच्चे हैं और उनके साथ के जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई बेगूसराय से आ रहा, बात कर रहा था तो वो बता रहे थे, कोई बगहा से, कोई बक्सर से, कोई भोपाल से, तो कोई हरियाणा के करनाल से, सोनीपत से। जनाब, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो यही, इस बार अच्छे से परीक्षा होगी और हम लोग अच्छे से परीक्षा देंगे। हाँ। और आगे हम लोग अच्छे से होगी ना। ये अपनी बिटिया को लेके बिहार के बगहा से आई हुई हैं, कह रही हैं कि इस बार यहाँ देख के लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होगा, साफ और सुथरा होगा। बताइए। अच्छा होगा सर। होगा ना। हाँ, चलिए, ये अच्छी बात है वीरेश की लोगों को उम्मीद है कि इस बार परीक्षा अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट तो छोड़िए, परीक्षा ढंग से करवा ले सरकार, यही बहुत बड़ी चुनौती आजकल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से कीव पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन से सीधे होटल पहुंचेंगे और होटल से महात्मा गांधी स्टैच्यू पहुंचेंगे। करीब 7 घंटे कीव में रुकेंगे प्रधानमंत्री। आपको यह भी मैं बता दूं कि 30 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये यूक्रेन का दौरा है, और एक ऐसे वक्त में जबकि युद्ध के हालात हैं, युद्ध से घिरा हुआ है ये देश। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 7 घंटे करीब उन्हें रहना है कीव में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। वो खुद रेलवे स्टेशन ज़ेलेंस्की पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए। तो मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव बस पहुंचने ही वाले हैं और एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज आप देखेंगे। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल वहीं पर मौजूद हैं, ताकि पल पल की पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। होटल से जहां पर रुकने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहीं पास में महात्मा गांधी की एक मूर्ति है, वहां भी जाने का आज कार्यक्रम है मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि महात्मा गांधी की जिस मूर्ति के पास प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है, वहां पर एबीपी न्यूज कल ही पहुंचा था। वहां से हमने बाकायदा आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। और आज की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया जिस युद्ध से चिंतित है, क्या उसे सुलझाने की दिशा में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे भारतीय प्रधानमंत्री? क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रधानमंत्री की कही बातों को ये राष्ट्राध्यक्ष गंभीरता से सुनते हैं। तो क्या भारत की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है इस युद्ध को रोकने की दिशा में? प्रधानमंत्री मोदी पहले भी इस बाबत बयान दे चुके हैं और मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। आपको बता दें एक बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से कीव पहुंचे हैं। वहां पर उनका इंतजार चल रहा था और अभी अभी बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद अगवानी के लिए वहां पर मौजूद हैं। 30 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये यूक्रेन का दौरा है। तो जो वहां पर भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि युद्ध के बाद से वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत भरोसे की थी, क्योंकि रूस का मित्र भारत माना जाता है। उस लिहाज से वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो शंका की निगाह से भारतीयों को देख रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है, तो माना जा रहा है कि भरोसा बहाली के लिहाज से भी आज की ये मेल मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस लिहाज से पूरी दुनिया देख रही है आज की इस मीटिंग को, इस मुलाकात को, द्विपक्षीय वार्ता को, कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, क्या उसे रोकने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका में दिख सकते हैं? पूरी दुनिया दरअसल इस युद्ध से चिंतित है, क्योंकि आपको पता है लंबे वक्त से यह लड़ाई जारी है और बहुत ही अहम हो जाता है प्रधानमंत्री का यूक्रेन का यह दौरा, क्योंकि युद्ध भूमि है अभी यूक्रेन, लड़ाई जारी है और इस बीच वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से आर पार की लड़ाई चल रही है, प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछले लगभग 30 सालों की अगर हम बात करें, 3 दशक की बात कर लें, तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा वहां पर है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। उनकी मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है भारतीय प्रधानमंत्री से। और इस बातचीत से क्या युद्ध का कोई समाधान निकलेगा, इस पर हम सबकी नजर है, पूरी दुनिया की नजर है। आपको याद होगा जब रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, तो उस मंच पर भी मोदी ने यह संदेश रूस को दिया था कि यह दरअसल युद्ध का युग है नहीं, शांति से ही चीजें सुलझाई जा सकती हैं।
तो रूस को भी प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी थी। इस लिहाज से बहुत ही अहम है आज की मुलाकात, क्योंकि ज़ेलेंस्की के साथ जो वार्ता होगी, जो बातचीत होगी, उसमें यह एक अहम बिंदु हो सकता है। इस पर भी बातचीत हो और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर अगर यह युद्ध रुक जाता है तो वाकई में पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मानवता के लिए बड़ी बात होगी। तो यूक्रेन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब से थोड़ी देर पहले वो ट्रेन से वहां पर पहुंचे हैं। करीब 7 घंटे वहां कीव में रहना है प्रधानमंत्री मोदी को। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। भारतीय समुदाय के लोग बहुत ज्यादा वहां पर उत्साहित हैं, खुश हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में भारतीय जुटने लगे हैं। संवाददाता जगविंदर पटियाल ने उनसे बातचीत भी की है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय समुदाय के लोग देखिए जुटने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कीव में, और ये भीड़ बता रही है कि कितनी उत्सुकता है। पहली बार इतनी अरसे के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कीव में आ रहा है और उसे देखते हुए इन तमाम लोगों को, मोदी को सुनने की, उनको मिलने की, उनको देखने की, क्या महिलाएं क्या पुरुष, सब लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? श्वेता। श्वेता जी, मोदी साहब को देखने आई हैं, सुनने आई हैं या कुछ कहने आई हैं? कुछ कहने तो नहीं, देखने जरूर आई हूँ मैं उनको। क्यों इतनी उत्सुकता है? वही मोदी जी हैं, आप समझ रहे हो, नरेंद्र मोदी। आज पूरा देश उनको देखना चाह रहा है। आज पूरा देश उनको देखना चाह रहा है। आपको क्या उम्मीद है कि जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए आपको लगता है कोई शांति वार्ता का प्रस्ताव इस मुलाकात से निकल सकता है? ज़ेलेंस्की साहब से मिलने वाले हैं मोदी। हमें तो पूरा उम्मीद है, हम उसी उम्मीद पर हम लोग आए। मोदी जी है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो कारण है उनके आने का, कुछ ना कुछ तो होगा। आप कुछ कहना चाहती हैं उनसे? कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हाँ, मैं तो कहना चाहती हूँ ये बाहर रुकवाएं, हमारे परिवार इधर उधर हो गए। जल्दी से जल्दी बाहर खत्म हुए। 3 साल अगर मौका मिलेगा तो क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? प्लीज इसका एंड कर दो, इस वॉर का एंड करवा दो, वॉर खत्म करवाएं। आप क्या कहना चाहती हैं? हम लोग मोदी जी का वेट कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि जल्दी से ये प्रॉब्लम खत्म हो यूक्रेन का। यही सबसे मेन है हमारा। सभी परिवार यही चाहते हैं कि मोदी यहाँ आ रहे हैं तो वो जितनी जल्दी इस समस्या का हल निकाले, इस वॉर का अंत करवाने के लिए यहाँ पर पहल करें, ताकि शांति वार्ता का कोई प्रस्ताव निकल कर आए, ताकि जो इनके परिवार पिछले 2 साल से अलग अलग हो गए हैं, कुछ लोग वॉर्सो में रह रहे हैं, कुछ लोग भारत चले गए थे, महीनों महीनों इनका बिजनेस बंद रहे, उसमें उनको हल करने के लिए मौका मिले। तो मोदी की इस यात्रा से सबसे बड़ी उम्मीद भारतीयों को यही है कि शांति वार्ता का कोई न कोई प्रस्ताव इस मुलाकात के बाद जरूर निकलेगा। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, कीव, यूक्रेन। इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए, इसलिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल खुद वहां पर मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जगविंदर, आपने वहां लोगों से भी बातचीत की, बहुत ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह भी है। युद्धग्रस्त क्षेत्र से आपने रिपोर्टिंग भी कई बार की है, अब प्रधानमंत्री युद्धग्रस्त क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे हैं। ये आज की मुलाकात, उनका ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण? देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अखिलेश। पहली बात तो ये है कि आखिरकार रूस की यात्रा के बाद यूक्रेन की यात्रा पर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या कोई हल निकलेगा, कोई पीस का फॉर्मूला तैयार होगा। दूसरी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ क्या क्या करने वाले हैं। चंद मिनट पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर जो लोकल होटल है वहां पर मिल गया है। बहुत सारी चीजों को, प्रोटोकॉल को देखते हुए हमें बहुत सारी चीजें बताने से मना भी किया गया है, क्योंकि वॉर जोन में अक्सर 1-1 मिनट की उनकी लोकेशंस को लेकर ज्यादा जानकारियां नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल आज के दिन कोई भी हमला यूक्रेन की तरफ नहीं किया जाएगा। ये एक प्रोटोकॉल के तहत भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट जाएंगे नरेंद्र मोदी, यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, वहां पर जाएंगे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा ज़ेलेंस्की से मुलाकात करनी है। और एक खास बात और है, शाम यहाँ के स्थानीय समय 4 बजे के मुताबिक ज़ेलेंस्की भारतीय मीडिया से भी मिल सकते हैं। अभी तक उनका ये प्रोग्राम तय है। वो क्या बात कहेंगे, इस दौरे से वो कितने खुश हैं, या क्या कुछ निकल कर आया, या किस तरह से पीस प्रोसेस को आगे देखते हैं या वॉर को आगे देखते हैं, इन तमाम चीजों पर ज़ेलेंस्की जानकारी देंगे जरूर। लेकिन यहाँ पर वॉर जोन में आम जिंदगी 12 बजे तक तो ठीक चलती है, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पर कर्फ्यू की सिचुएशन होती है और जो भी हमले होते हैं उसके लिए यहाँ सायरन सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। तमाम लोगों को बंकर्स में जाना पड़ता है।
अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफी हलचल है और गाड़ियां सामान्य दिनों की तरह ही चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम ढलेगी ये हालात कर्फ्यू की शेप में चले जाते हैं। कल से रात से यहाँ लगातार सायरन बज रहे थे, लेकिन इस घड़ी में जब दोनों देश रूस और यूक्रेन युद्ध की स्थिति में है, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद इंपॉर्टेंट है। दो बातें इसमें एक निकल कर आई थी। पहली ये निकल कर आई थी कि क्या रूस जाने के बाद वहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने के बाद नरेंद्र मोदी एक बैलेंस एक्ट के तहत, भारत एक न्यूट्रल की भूमिका में रहता है हमेशा, उस भूमिका के तहत यहाँ आए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आ रही है कि क्या रूस से जो बातचीत हुई है उसे यूक्रेन से साझा करने के लिए या पीस प्रोसेस का फार्मूला, कोई ना कोई बातचीत आगे बढ़े पीस के लिए, इसके बारे में कोई संदेश के तौर पर ये यात्रा यूक्रेन की कर रहे हैं मोदी। और जिस तरह से उन्होंने पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में कहा कि अब युद्ध का युग नहीं है, तो पीस प्रोसेस के लिए कम से कम आज बात होगी तो जरूर, और जेलेंस्की से मुलाकात का यही मुख्य एजेंडा माना जा रहा है। अच्छा जगविंदर, आप वहां पर मौजूद हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से भी लगातार आपकी मुलाकात हो रही है, उनके मन की बात आप भी जान रहे हैं। दरअसल रूस हम लोगों का बहुत ही खास दोस्त है, अहम दोस्त है, ये सच्चाई है, पूरी दुनिया जानती है। वैसी स्थिति में इस युद्ध के दौरान जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर हैं, उन्हें वहां के स्थानीय लोग शंका की दृष्टि से देखते रहे। क्या वहां पर भी भरोसा बहाली की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? सही कहा आपने। कल बहुत से भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात हुई थी। कई बड़े बिजनेसमैन है, प्लाईवुड इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो हरियाणा के यमुनानगर से रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब से जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का विजिट किया, उसके बाद उनकी जो लेबर यहाँ पर आती है, उस लेबर को भी यहाँ आने में उनको दिक्कत मिलने में, उनको वर्क परमिट मिलने में, उसमें काफी सारी जो है वो शंकाओं की नजर से देखते हुए रुकावटें पैदा हो गई हैं। और उन्होंने कहा है कि ये हालात पहले नहीं थे। 20-25, 30 साल से यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या उनको जो है चला रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, वर्क परमिट और वीजा में कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन पिछले महीने के बाद ये दिक्कत आने लगी है और शंक की गुंजाइश से देखा जाने लगा है। और लोग ये भी कमेंट करते हैं लोकल उनको कि आप तो जो है वो रूस के दोस्त के जो है वो देश से आते हैं, आप तो रूसी दोस्तों के देश से आते हैं। तो कुल मिलाकर रूस को लेकर यहाँ जो कट्टर एक तरह से कट्टर विचारधारा बनी हुई है, उसका ये खामियाजा पिछले 1-1.5 महीने से इन भारतीयों को भी झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कम से कम यूक्रेन आने से वो चीज कम होगी। अब उनको उस शंका की नजर से नहीं देखा जाएगा जो पिछले 1-1.5 महीने से वो झेल रहे हैं। कल एक भारतीय रेस्टोरेंट पर हम खाना खाने के लिए गए, वहां पर भी वहां की महिला ने शिकायत की कि यहाँ पर जो यूक्रेनियन लोग आते हैं, तो अब हमें 1-1.5 महीने से ये बोल रहे हैं कि भाई आप इतना टाइम से हमारे साथ रहते हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए, लेकिन आपके प्रधानमंत्री तो रूस गए थे, तो आप तो रूस के दोस्त हुए। तो ये आज का दौरा उन भारतीयों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बरसों यहाँ गुजार दी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जगविंदर आप दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि मोदी के यूक्रेन दौरे पर एक बड़ी खबर है। आज यूक्रेन में अटैक नहीं करेगा रूस, यूक्रेन पर आज मिसाइल अटैक नहीं करेगा रूस। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए रूस ने यह बड़ा फैसला लिया है। यहां आप तक ये बात पहुंचानी जरूरी हो जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा के दौरान भी हमले जारी थे। जगविंदर, ये तो बहुत ही अहम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब पहुंचते हैं तब भी वहां पर हमले होते रहते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के पहुंचने पर रूस आज हमला नहीं करेगा। एक तरीके से ये उनके सम्मान में रूस का कदम देखा जाएगा। देखिए, भारत और रूस के संबंध आज के नहीं है। ये लड़ाई तो 2 साल पहले शुरू हुई है। भारत और रूस के संबंध, मैं ये कहूंगा कि मैत्री संबंध या जो एक बैलेंस का रिश्ता है उनके साथ, वो तो मुद्दतों पुराना है। मुझे ये लगता है कि जो यूक्रेन है उसका रिश्ता अमेरिका से है और जो भारत है उसका रिश्ता रूस से है और यूक्रेन से भी है। तो ऐसे में स्थिति ये है कि प्रोटोकॉल को देखते हुए ये तो रूस पे निर्भर करता है। अमेरिका और रूस के बीच में आज की नहीं, मुझे लगता है कि वो बरसों पुरानी दुश्मनी है। कोल्ड वॉर के टाइम से, शीत युद्ध के टाइम से ये सब देश दोनों जो हैं वो एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं। भले आमने सामने से अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो कोल्ड वॉर इनके बीच में चलता था उसे देखते हुए रूस ये फैसला क्यों लेगा, उस पर सवाल उठेंगे। हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तब रशिया के अमेरिका से वैसे संबंध नहीं रहे जो बाकियों के साथ रहे थे। ट्रंप के टाइम माना जाता था कि संबंध अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद अगर रूस ये मानता है कि यूक्रेन को सारी फीडिंग वेस्ट वर्ल्ड कर रहा है और उनके आगे कौन लगा हुआ है, उनके आगे अमेरिका लगा हुआ है, तो अमेरिका के लिए वो कोई प्रोटोकॉल क्यों दिखाएगा?
अपने दुश्मन मुल्क के लोगों को अगर वो मारना चाह रहा है, अगर वहां कब्जा करना चाह रहा है और उसका कोई दूसरा दुश्मन जिसे वो कोल्ड वॉर के टाइम से दुश्मन कहता है, अगर वो वहां आता है तो वो प्रोटोकॉल के तहत अपने हमले क्यों रोकेगा? लेकिन भारत के साथ वो स्थिति नहीं है। जी। भारत को हाईएस्ट नागरिक सम्मान दिया है उन्होंने। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका जगविंदर। मैं आता हूं आपके पास, दोबारा हम लौटेंगे। दरअसल यूक्रेन में हिंदी को लेकर भी प्रेम दिख रहा है। संवाददाता जगविंदर पटियाल ने यूक्रेन की उस महिला से बात की जो हिंदी पढ़ाती हैं और शाहरुख खान की बड़ी फैन भी हैं। वास्तव में यदि शाहरुख खान जी हमारे ये इंटरव्यू देखेंगे तो हम ये आशा करती है कि हम कभी इस किताब को हिंदी भाषा में इनके हाथों में भेंट कर सकेंगे। ये मैं लेखिका की ओर से कहना चाहती हूँ और मेरी ओर से अनुवादक की ओर से हमें बड़ी आशा है कि हम कभी भारत में इस किताब को छपाएंगे। ये किताब वास्तव में भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि शाहरुख खान जी के ऊपर, उनकी कला के ऊपर भारत में बहुत गंभीर किताबें नहीं है। तो ये किताब पहली होगी हिंदी भाषा में भी बहुत गंभीर किताब इनकी कला के बारे में। अगर शाहरुख खान आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हो तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं? शाहरुख खान जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। सारे यूक्रेनी लोग आपकी फिल्में बहुत पसंद करते हैं और हम बहुत चाहते हैं कि ये फिल्मों का विस्तार और ज्यादा हो। आपने ये हिंदी कहाँ से सीखी? मैंने हिंदी बहुत पहले सीखी। मैं इंडोलॉजिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ, अनुवादक और अध्यापक। तो देखिए वहां पर हिंदी भाषी लोग किस तरीके से टकरा गए जगविंदर पटियाल से। शुक्रिया जगविंदर आपका, नजर बनाकर रखिएगा, कुछ अपडेट होगा तो दोबारा हम लौटेंगे आपके पास। वहां एक बड़ी खबर आ गई है, ओडिशा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। स्पीकर के आसन के सामने हंगामा हुआ, स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे विपक्षी विधायक। ओडिशा विधानसभा में हंगामे की सूचना मिल रही है। स्पीकर के आसन तक विपक्ष के विधायक पहुंच गए, वहां पर जबरदस्त हल्ला हंगामा किया गया है। तो ओडिशा विधानसभा से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, वहां पर स्पीकर के आसन तक विपक्ष के विधायक पहुंच गए और देखिए किस तरीके से वहां पर हल्ला हंगामा किया गया है। अशोभनीय हरकत विधायकों की नजर आई है। लोकतंत्र का मंदिर इन विधानसभाओं को हम कहते हैं और देखिए वहां किस तरीके का दृश्य नजर आया। ये ओडिशा विधानसभा में हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे स्पीकर के आसन तक वहां पर विधायक पहुंच गए। जो मार्शल वहां पर तैनात रहते हैं वो बीच बचाव करते हुए दिखे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आगे भी इस पर बात भी करेंगे। लेकिन अब जरा मैं आपको फिर से लिए चलता हूं यूक्रेन। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर अभी पहुंचे हैं और उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कीव में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल कई मायनों में, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। युद्धग्रस्त इलाके में प्रधानमंत्री का यह दौरा और एक ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया एक तरीके से सहमी हुई है कि न जाने आगे क्या होने वाला है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं? इस युद्ध को रोकने की दिशा में उनका कोई बड़ा कदम हो सकता है? इस लिहाज से आज पूरी दुनिया इस मुलाकात को देख रही है। पीएम मोदी ट्रेन से कीव पहुंचे हैं और करीब 7 घंटे तक वहां पर रुकने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होगी। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, वहां का हाल आपको दिखाएंगे और समझेंगे प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के क्या मायने मतलब हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। देश आज पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। आज के ही दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, नेशनल स्पेस डे पर भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी शामिल हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को 1 साल पूरा हुआ। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, वो भारत ने कर दिखाया था। तो आज का यह दिन इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और इसे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद राष्ट्रपति मौजूद हैं। आज पहला नेशनल स्पेस डे है। नेशनल स्पेस डे पर भारत मंडपम में यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई देते हुए वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। हमें अंतरिक्ष में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है।
ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया है। तो ये वीडियो प्रधानमंत्री की तरफ से शेयर किया गया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की उन्होंने सराहना की। हमें अंतरिक्ष में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, इस बात का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है लोगों के साथ। तो आज नेशनल स्पेस डे है और इस मौके पर एबीपी न्यूज ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से खास बातचीत की। एस सोमनाथ ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर खुशी जाहिर की, साथ ही भारत के मिशन गगनयान को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि गगनयान की सभी तैयारियां पूरी हैं, गगन यात्रियों का प्रशिक्षण जारी है, गगन यात्रियों को सुरक्षित लाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ इसरो चीफ एस सोमनाथ जी हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड हूँ एक साल बाद हमारे जो चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर का दैट इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट जो हुआ था 23 अगस्त 2023 के बाद अब मना रहे हैं पहला एनिवर्सरी, ये नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। सर, मैं भी वहाँ मौजूद था जब हमने लॉन्च किया, जब हमने बेंगलुरु में लैंड किया कंट्रोल सेंटर में। यस सर, फिर आदित्य L1 हमने लॉन्च किया। तो पिछले एक साल में हमने अंतरिक्ष में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे, चंद्रयान 3, आदित्य L1 एंड रिसेंटली EOS 8 स्मॉल लॉन्चिंग। तो सर, हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट मिशन दिसंबर में हमारा इंतजार कर रहा है गगनयान। हम भी तैयारी कर रही है उसका। हमारा रॉकेट तो पहुंचा है लॉन्च कॉम्प्लेक्स में, जो क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम सभी का इंटीग्रेशन हो रहा है, असेंबली हो रहा है उसी समय। सभी तैयारी के बाद ये अक्टूबर नवंबर में सतीश धवन स्पेस में आ जाएगा। हमारा ये विचार है कि बाई दिसंबर हमको ये अनमैन्ड अनक्रूड लॉन्च का तैयारी हो सकता है। सर, सबसे क्रूशियल क्या रहने वाला है गगनयान में सर? व्हाट विल बी द क्रूशियल स्टेज? क्रूशियल पार्ट इज सेफ्टी, नो। हमारे जो क्रू जाते हैं, तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उसको वापस यही सेफ लाना है। उसके लिए कई उपाधियां हैं सेफ्टी का। रॉकेट का सेफ्टी है, क्या कोई एक्सप्लोजन ना हो, जो नो डिफेक्ट्स हो जाए। उसका क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष तो बनाते हैं नो, ऑक्सीजन, यस, क्रू एस्केप है। कोई कुछ किसी फेलियर हो जाए तो क्रू एस्केप करना है। उसके बाद उसमें एक अंतरिक्ष भी है, एक सर्च स्लीव एनवायरनमेंट भी है, उसमें अच्छी तरह मेंटेन करना है। टेम्परेचर, वायु, मर्द और ऑक्सीजन परसेंटेज सभी का बनाना है, पानी, खाना सब तैयारी करना है। उसके बाद वो वापस आने में कई सब सुविधाएं हैं कि वो फंक्शंस है, पैराचूट्स है, एस्केप सिस्टम है, उस सभी का काम अच्छी तरह होना ही चाहिए। सो कोई इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्टवेयर है, इस सभी का रिव्यू, प्रिपरेशन सभी होना ही चाहिए। सर, अंतिम सवाल, अभी जो हमने स्पेस साइंस में या स्पेस में जो हम फेस कर रहे हैं, सुनीता विलियम्स, शी इज स्टक देयर, उसके बारे में कई बार मैंने बोला, तो फिर भी क्यों पूछ रहे हो? क्या हो सकता है सर? वापस आ जाएगा एक दिन। हम तो इसरो चीफ को आपने सुना। जाहिर तौर पर आज का दिन बड़ा दिन और सेलिब्रेट करना भी बनता है।